बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/22, उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 को आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एएस लेवल अकाउंटिंग में 2021, 2020 और 2019 फेब, मार्च और मई, जून ये पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपको फ्रैक्शंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा फोल्डर, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस थे वो भी 2017 तक मैंने कराए हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए सफिशेंट मटेरियल है। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आर लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 30th June 2018 एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एंड एक्सट्रैक्ट ये दिया हुआ है 10% डिवेंचर है। अगर 10% डिवेंचर की मैं बात करूँ तो ये वो पैसा है जो आपने सिक्योरिटी लोगों से लिया है, और उसके ऊपर फिक्स है कि आप में भी आपने इस पर कोई सिक्योरिटी भी दी हुई हो, इस पर 10% फिक्स इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये 75,000 का है, इसका 10% निकाल लें तो 7,500 जो है, $7,500 ये इसका इंटरेस्ट हो गया। इन्वेंट्री आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है $45,000 की। अदर रिसीवेबल के अंदर इंश्योरेंस दिया हुआ है 1,000। अदर रिसीवेबल का मकसद है कि ये इंश्योरेंस आपका एसेट था, प्रीपेड था। प्रीपेड का मकसद है कि इसके एडवांटेजेस आपको, ये ओपनिंग पोजीशन बता रहा है, तो इसकी एडवांटेजेस आपको मिलने वाले थे नेक्स्ट ईयर के अंदर, और ये आपने एडवांस पेमेंट की हुई थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अदर पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी का मकसद है कि ये वो पेएबल थे जो आपको पे करने थे और आउटस्टैंडिंग थे, प्रीवियस ईयर से उठकर आए, यानी ये प्रीवियस ईयर का खर्चा था जो करंट ईयर के अंदर आप पेमेंट करेंगे जाके। तो ये आपके पास आ गया। एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स का शेड्यूल आपको दिया हुआ है। डिटेल कॉस्ट दी हुई है आपको। रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन इन्होंने कराई है, और उसके बाद जो 350,000 की लैंड थी वो अप्रिशिएट होकर $450,000 की हो गई। इसके अलावा फिक्सचर जो था $75,000 था, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $35,000 है। और जो मोटर व्हीकल है वो 200,000 की थी, और 50,000 का इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 150,000 की इसकी बुक वैल्यू है। नेट बुक वैल्यू 30 जून 2018। 30 जून 2018 का मकसद है कि जो 30 जून की पोजीशन ये थी कि ओपनिंग बैलेंसेस भी फिर यही है। ओपनिंग बैलेंसेस लैंड एंड बिल्डिंग का 450,000 है, फिक्सचर एंड फिटिंग का जो है $440,000 है, और मोटर व्हीकल का $150,000 है। द कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस। वायरस वैसे ही घूम रहा है, तो यहाँ भी वायरस आ गया। कंप्यूटर वायरस की वजह से कंप्यूटर का रिकॉर्ड लॉस्ट हो गया, बट वॉज एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग समरी ऑफ इट्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। और 30 जून 2019 में बैठे हुए हैं, और वहाँ पर वो ये कहता है कि रिसीट्स और पेमेंट्स की ये पोजीशन है। तो ये सिंगल एंट्री टाइप का है कि जहाँ पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है, उसकी मदद से फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसी है। टेकिंग्स बैंक का मकसद है कि जो भी आपने सेल्स करी वो आपने बैंक करा दी, तो रिसीट्स आपकी। रिसीट्स का मकसद है बैंक के अंदर पैसा आया $286,000, और ये आपकी सेल्स की वजह से जो माल बेचा। परचेजेज आपने करी, पेमेंट करी, इंश्योरेंस की पेमेंट आपने करी 12,000, मोटर व्हीकल एक्सपेंस की पेमेंट है, वेजेस एंड सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की पेमेंट है, मोटर व्हीकल की पेमेंट करी, और डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे करा 3750। हाल दो ऊपर हम देख कर आ रहे हैं, मैंने आपको निकाला था कि 7,500 पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, जिसमें से 3,750 आपने पे कर दिया, बाकी फिर पे करना होगा। ये हाफ ईयर का आपने पे करा है। ऑल द रेसिट्स एंड पेमेंट्स वर थ्रू द बैंक, बैंक के थ्रू हो रही थी। ऑल सेल्स एंड परचेजेस वर ऑन कैश बेसिस, तमाम सेल्स और परचेजेस कैश बेसिस पर है, क्रेडिट कुछ नहीं है इनके पास। फिक्सचर एंड फिटिंग में कहता है 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे। तो फिक्सचर एंड फिटिंग का 10% है। आपने फिक्सचर एंड फिटिंग कोई खरीदी तो नहीं है। मोटर व्हीकल अलबत्ता आपने खरीदी है 50,000 की। तो फिक्सचर एंड फिटिंग अगर हम ऊपर आ जाएं, तो फिक्सचर एंड फिटिंग का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसका 10% वो कहता है कि 10% लगा लें, तो 10% इसका 4,000 बनेगा। ये जो 4,000 है ये फिर वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर चार्ज करेंगे, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को चार्ज कर देंगे। मोटर व्हीकल नॉर्मली सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के काम आती है, तो ये कहता है 20% पर एनम इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, जब किसी एसेट में से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो जो बुक वैल्यू आती है उस बुक वैल्यू के ऊपर ये रेट लगाते हैं।
हर साल। तो रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर ये रेट लग रहा होता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ये कितना चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन पे चार्ज करते हैं। तो देखिए 50,000 की मोटर व्हीकल आपने ये खरीदी और बुक वैल्यू 150,000 थी, दिया हुआ कुछ नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे जब भी खरीदी गई है, जिस साल खरीदी जाएगी उस साल पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये 200,000 हो गया आपके। 200,000 का आप लगा लें, ये 20% कह रहा है आपसे, और 20% ये देखिए 20% है, तो ये 40,000 बन जाएगा फिर आपका। ये 40,000 आपने इसका डेप्रिसिएशन निकाल लिया। आगे देखें क्या कहता है आपसे। कहता है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट 30 जून 2019। को ये इन्फॉर्मेशन थी। इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट कॉस्ट 42,000। ये $42,000 जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री है। कहता है इंक्लूडिंग डैमेज इन्वेंट्री, इसमें डैमेज इन्वेंट्री की 5,000 की कॉस्ट शामिल है। कहता है दिस कुड बी रेपियर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ $450, कि ये रेपियर्ड हो सकती है $450 के अंदर, एंड सोल्ड फॉर 5,100 के अंदर ये बिक जाएगी। और इसके ऊपर अलबत्ता रेपियर के 450 आपके लगेंगे। तो 450 अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से, ये 4650 होता है। ये 4650 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। इसको कंपेयर करते हैं कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी है 5,000, तो विच एवर इज लॉयर, कौन सी लॉयर है 4650। इसका मकसद है इन्वेंट्री 4650 के ऊपर रिकॉर्ड होनी चाहिए, 5,000 के ऊपर गलत रिकॉर्ड हुई है। तो आप क्या करें, 42,000 में से माइनस कर दें 5,000 और प्लस कर दें ये 4650। तो 42,000 में से माइनस किया 5,000 क्योंकि ये शामिल थी, और प्लस कर दिया सही वैल्यू 4650, तो 41,650। ये एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 41,650 आपकी। कीप इट इन योर माइंड। तो एंडिंग इन्वेंट्री जो हम वैल्यूएशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो 41,650 करेंगे। इंश्योरेंस ऑफ 750 फॉर द 3 months एंडेड 31 जुलाई 2019 वाज आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग था, और 31 जुलाई को आउटस्टैंडिंग का मकसद ये हुआ कि हमने 2 महीने तो गुजर गए हमारे, वो तो इसी महीने के हैं। 750 को आपने डिवाइड कर दिया 3 से, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका मकसद है 500 जो है वो तो इस साल का है, इंश्योरेंस जो 500 है वो इस साल का है, बाकी 250 जो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो जो इस साल का होता है बेसिकली इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप सिर्फ वो लेकर जाते हैं, जो नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो फिर अभी नहीं जाएगा। इस साल का अलबत्ता ड्यू हो गया है 500, या आउटस्टैंडिंग है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। और इंश्योरेंस था कितना आपके पास, 12,000, 12,000 आपने पे करा, और 12,000 के अंदर ये इंश्योरेंस अदर रिसीवेबल आपके पास पहले पड़ा हुआ था। तो ये 12,000 के अंदर से जो आपने पे करा, इसको देख लेंगे कि 12,000 का अमाउंट ये है। अदर रिसीवेबल पहले से पड़ा हुआ था, वो भी इस साल का एक्सपेंस बन जाएगा, तो उसको भी हम प्लस कर देंगे। और ये 500 मजीद प्लस होंगे जाके, वो भी हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 600 फॉर द 3 months एंडेड 31 अगस्त 2019। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अंदर 600 जो हैं वो 3 months के हैं, जो 31 अगस्त को जाएगा। तो इसका मतलब हम तो 30 जून को बैठे हैं, तो जुलाई और अगस्त 2 months का जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्रीपेड है। तो 600 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 200 जो है ये तो एक्सपेंस है, और 400 जो है क्योंकि ये एक्सपेंस ये आपका प्रीपेड है जो नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो इसको जहन के अंदर रखिएगा, अभी हम समझते भी हैं इसको। इंश्योरेंस को कहता है चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर इसको चार्ज कर दें। मोटर व्हीकल एक्सपेंस को कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को चार्ज करें। वेजेस एंड सैलरीज कहता है स्प्लिट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। कि सैलरीज एंड एक्सपेंसेस जो आपको नज़र आ रहा है जो दी हुई है वो 4:1 के हिसाब से, ये सैलरीज एंड वेजेस एंड सैलरीज ये 4:1 के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर बढ़ जाएगी। इसको भी हम देख लेते हैं।
और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को चार्ज कर दें। कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, यूज द स्पेस फॉर द नेक्स्ट पेज टू शो द वर्किंग भी शो करें। और फॉर्मेट इसने आपको दे दिया है, रेवेन्यू दे रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस करें, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट को माइनस कर दें तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। ये इसने आपको दिया हुआ है फॉर्मेट। सिंपल आसान, ज़िंदगी आसान है, चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो आसान सवाल है। सिर्फ आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो रेस्ट इज इजी। आप देखें जो आपका जो टेकिंग्स बैंक जितनी भी है ये एक्चुअली सेल्स रेवेन्यू है आपका। जो सेल्स से पैसा आपके पास आया तो रेवेन्यू कितना हो गया, 286,000 रेवेन्यू हो गया। देख रहे हैं आप। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री, देखें ओपनिंग इन्वेंट्री ये दी हुई है आपको 45,000, ये आप देख रहे हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ये 45,000 इसकी वर्किंग में इन्होंने करी हुई है। ये 45,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें परचेजेस को प्लस कर दें। परचेजेस कितनी है आपके पास? परचेजेस देखें इसके अंदर सवाल में बताइए, 135,000 की परचेजेस इसने बताई थी, तो ये प्लस कर दें। ये प्लस हो गया आपके पास, ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया। और उसमें से ऐड कर दें एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? मैं अभी आपको बहुत डिटेल से समझा के आ रहा हूँ कि एंडिंग इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करी थी 41,650। यही एडजस्टमेंट थी, तो 41,650 एंडिंग इन्वेंट्री इसने माइनस करी, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 138,350। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। सिंपल है कैलकुलेशन, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से एक तो इसने कहा था कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग का डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 4,000, मैंने आपको निकाल कर बताया था अभी। ये 4,000 आपने निकाला था, देख रहे हैं ये 4,000, और उसने लिख कर दिया था कि डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में के चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये 4,000 आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आ गए। उसके बाद इंश्योरेंस भी इसने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव को चार्ज करें, ये देखें लिखा हुआ है, इंश्योरेंस है चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में देखें जब करेंगे तो 12,000 तो स्ट्रेट आपका दिया हुआ है। सवाल में हमें दिया हुआ है 12,000, ये हमने पे करी है। ऊपर जब हम सवाल के अंदर आए थे तो इसने बताया था कि अदर रिसीवेबल इंश्योरेंस प्रीपेड था 1,000 का। प्रीपेड का मकसद आप समझ रहे हैं कि एक्चुअली हमने एडवांस में पेमेंट कर दी थी। ये खर्चा जो है वो इस साल का है, जिस साल के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा इस साल का ये, इसलिए इसको प्लस किया है इसने। देखें 1,000 ये प्लस जो नज़र आ रहे हैं वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने पेमेंट कर दी थी करंट ईयर की एक्सपेंस की। तो जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इस साल के जितने खर्चे हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं हम रिकॉर्ड करेंगे, तो लास्ट ईयर का जो प्रीपेड था वो इस साल का एक्सपेंस बन जाएगा। ये एक्सपेंस बनकर आ गया। और इसके साथ इंश्योरेंस एक्सपेंस की एडजस्टमेंट के अंदर हमने देखा था कि 3 मंथ्स का जो था 750, जो ये बताए थे इसमें आपको कि इंश्योरेंस 750 फॉर द 3 मंथ्स के 750 थे, तो मैंने आपको निकाल कर बताया था कि 750 को 3 से डिवाइड करें 250, और जुलाई के महीने का प्रीपेड है, लेकिन सिर्फ जुलाई के महीने का प्रीपेड है, बाकी तो जो एक्सपेंस है वो इस साल का एक्सपेंस बन गया आपका, क्योंकि आपने 3 महीने के लिए पे किया था, 2 मंथ्स तो हो गए। लेकिन जुलाई के अंदर एंड होने का मकसद है कि मई और जून ये 2 मंथ्स आपने यूज़ कर लिया इंश्योरेंस को, तो 500 जो है एक्सपेंस है, इसलिए ये 500 या प्लस आपको नज़र आ रहा है। तो ये इंश्योरेंस की कॉस्ट इस तरीके से आ गई। इलेक्ट्रिसिटी जो दी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी देख लें कि इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट आपने कितनी करी है, फिर एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो पेमेंट आपने करी है वो करी है $2,700, तो ये $2,700 तो स्ट्रेट आप लिख देंगे। इसके अंदर आप आगे हैं, आगे जो एडजस्टमेंट के शुरू में उसने बताया था अदर पेएबल का मकसद है कि ये $500 जो आप देख रहे हैं, ये $500 वो हैं जो पिछले साल का एक्सपेंस था, और ये पेएबल था। अदर पेएबल का मकसद है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो एक्चुअली ये खर्चा लास्ट ईयर का था, पेमेंट आपने इस साल में करी है, तो ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो जो 12,000 आपको ये पेमेंट जो नज़र आ रही है 2,700, इसमें ये 500 शामिल है जो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था, इसलिए इस 500 को माइनस करेंगे। ये माइनस आप देख रहे हैं, -500 इसलिए हुआ है। और उसके बाद 400 को इसलिए माइनस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसने आपको बताया कि 2 मंथ्स का, अभी हम देख कर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगस्त को जाके ख़त्म हो रहा है, तो 2 मंथ्स का जो 500 है ये प्रीपेड है।
इसका मकसद है इस 12,000 के अंदर ये जो 400 है 500 है, बल्कि 400 होगा ये वाला, यहाँ आपने निकाला है 600 को 3 से डिवाइड किया तो 200 आ गया, और 2 मंथ्स का 400 मैंने ये निकाला था, तो ये 400 प्रीपेड है, इसलिए इसको भी माइनस करेंगे। तो 2700 में से ये 900 माइनस करें तो $1,800 आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आ गया। सिंपल एडजस्टमेंट है, कंसेप्चुअली अगर आपकी समझ में आ रही है तो ये लास्ट ईयर के एक्सपेंस की करंट ईयर में पेमेंट करी है इसलिए माइनस करा है, और 400 इसलिए कि ये प्रीपेड है, पेमेंट तो कर दी है लेकिन ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनेगा। वेजेस एंड सैलरीज इसने कहा था कि 150:1 की रेशो से करें, तो वेजेस एंड सैलरीज कितनी थी? वेजेस एंड सैलरीज 45,000 थी। इस 45,000 का 1/5 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जाएगा, तो ये 9,000 45,000 का यहाँ चला गया, और इसी 45,000 का वेजेस एंड सैलरीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर चला गया। ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर 36,000। तो ये इस तरीके से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपने प्लस कर दिए, सारे डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएँ। मोटर व्हीकल एक्सपेंस जो दिया हुआ है सारा क्योंकि चार्ज होगा, आपको पता है मोटर व्हीकल एक्सपेंस ये 10,000 जो खर्चे हुए हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, उसने हमें बताया था। उसके बाद डेप्रिसिएशन मैंने 40,000 मोटर व्हीकल का निकाल कर दिखाया था आपको, ये 40,000 ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। और वेजेस एंड सैलरीज तो आपने देख ही ली अभी हमने जिस तरीके से करी है, तो ये दो खर्चे आपके पास आ गए। आपने इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 28,300 निकाला है, और डिस्ट्रीब्यूशन आपने 86,000 निकाला है, ये आपने कर दिया। ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसमें फाइनेंस कॉस्ट मैंने आपको ऊपर निकाल कर दिखाई थी 7,000, जो आपकी 10% बनती है $75,000 की, तो $7,500 स्ट्रेट यहाँ पर ये फाइनेंस कॉस्ट आ गई। तो ये इनके दिए हुए फॉर्मेट के हिसाब से आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर $25,850 आपने निकाल दिया। दैट्स ऑल। आसान था, थोड़ा सा ट्रिकी है। इन्वेंट्री की वैल्यूशन आपको करनी आनी चाहिए, एडजस्टमेंट आपकी क्लैरिटी हो तो फिर आप आराम से कर लेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम है इसके अंदर। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व के दो डिफरेंसेस बताइए। तो देखिए कैपिटल रिजर्व जो है वो तो जैसे रिवैल्यूएशन आपको देख रहे होंगे सवाल में दिया हुआ था, तो ये नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की वजह से आता है ये, और नॉर्मली इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते। कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट हमने किया, तो ये कैपिटल रिजर्व है। वेयर एज रेवेन्यू रिजर्व आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, नॉर्मली जो भी इनकम होती है वो रिटेन अर्निंग के अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं। रिटेन अर्निंग से फिर जर्नल रिजर्व को हम क्रिएट करते हैं, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में आ रहे हैं, तो ये जर्नल रिजर्व कहलाएंगे आपके। कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज टू फंड डिविडेंड पेमेंट्स, यहाँ से नहीं करेंगे। वेयर इज रेवेन्यू रिजर्व्स कैन बी यूज टू फंड डिविडेंड, यहाँ से फिर इनकी फंड की हम डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व आर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल, वेयर इज रेवेन्यू रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये आप ध्यान में रखें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है आर लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर अ न्यू बिल्डिंग एट ए कॉस्ट ऑफ 500,000, एक बिल्डिंग खरीदने का इनका प्रोग्राम है टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग 2 ऑप्शंस टू फाइनेंस दिस एक्विजिशन, डायरेक्टर 2 ऑप्शन उनके सामने है। ऑप्शन 1 है इशू ऑफ शेयर्स, और ऑप्शन 2 है इशू ऑफ ए फर्दर डेवेंचर, या तो शेयर इशू करते हैं या फिर डेवेंचर मजीद इशू करें। एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन शुड बी चोजन टू रेज फाइनेंस टू एक्वायर द बिल्डिंग, जस्टिफाई योर आंसर कि क्या करें। तो देखिए ऑप्शन 1 तो ये है कि अगर आप शेयर के ऊपर जाएंगे इशू ऑफ शेयर्स, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड करनी होगी जो डिस्क्रिशनरी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हैं तो दे दें, नहीं है तो फिर ना दें। मे डाइल्यूट ऑनरशिप कंट्रोल, जब शेयर इशू करेंगे तो डेफिनेटली जो लोग खरीदेंगे अगर वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो ऑनरशिप आपकी कम हो जाएगी। परमानेंट कैपिटल है ये, इस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं देना है आपको। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड डोंट रिड्यूस द प्रॉफिट फॉर द ईयर, और डिविडेंड प्रॉफिट को कम नहीं करेगा। वेयर इज अगर आप डिवेंचर पे जानते हैं तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, विल नॉट, ऑनरशिप का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, क्योंकि ये ऑनर्स नहीं होंगे तो ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी आपकी। वुड इंक्रीज द नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपकी अलबत्ता इंक्रीज हो जाएंगी। सिक्योरिटी में भी रिक्वायर्ड, सिक्योरिटी आपको चाहिए होगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जैसे डिविडेंड जो है प्रॉफिट को कम नहीं करता, रिटर्न अर्निंग को कम करता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो अलबत्ता आपकी प्रॉफिट को कम करेगा। तो ऑप्शन ये है कि ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसको देख के अकॉर्डिंगली जो इसके लिए सूटेबल है वो ऑप्शन करना चाहिए। नॉर्मली फिर ऑप्शन ऑफ शेयर्स जो है, इशुएंस ऑफ शेयर्स जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, आप लिख भी सकते हैं इसको। आगे आ जाएं,
State one advantages and one disadvantage to a business of making all sales on cash basis. अगर कैश बेसिस कर कैश बेसिस के ऊपर करते हैं तो कैश बेसिस के ऊपर ये होगा कि आपके रिकवरेबल डेट्स नहीं होंगे, पैसा आपके पास फौरी तौर पर आ जाएगा। एडवांटेज ये है कि मार्केट के अंदर अगर क्रेडिट चल रहा है आपका, तो कस्टमर्स हो सकता है आपके कम हो जाएं और सेल्स ही आपकी ना हो। ऑफ मेकिंग परचेज ऑन ए कैश बेसिस ओनली, कि परचेज अगर कैश बेसिस पे करेंगे तो फिर सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपको कम कीमत के ऊपर माल मार्केट्स के अंदर मिल सकता है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पैसा आपको फंड फौरी तौर पर चाहिए होगा और वर्किंग कैपिटल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। लेट्स सी स्पेसिफिकली हम देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है। विल इम्प्रूव ओवरऑल कैश फ्लो, ये तो पैसा आएगा तो कैश फ्लो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, जब बेच ही नहीं रहे हैं आप क्रेडिट पे तो इररिकवरेबल कुछ भी नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस ये है कि मे बी अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स आपके भाग गए हैं कि हम कैश पे नहीं हम तो क्रेडिट पर लेते हैं। मे हैव टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, मार्केट के मुकाबले में प्राइस आपको कम रखनी पड़ेगी ताकि न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, नहीं तो वो क्रेडिट के ऊपर ले लेंगे मार्केट से। सप्लायर का ये है कि मैं इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स, अगर आप कैश बेसिस के ऊपर परचेजेस कर रहे हैं तो सप्लायर से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। मे बी एबल टू नेगोशिएट बेटर परचेज प्राइस आपको बेटर मिल सकती है, दैट इज अनदर एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस ये है कि ओवरऑल कैश फ्लो आपका कम हो जाएगा। नॉट मेकिंग यूज़ ऑफ अवेलेबल क्रेडिट टर्म्स जो आपकी हैं कि 30 डेज़ में आप पेमेंट कर सकते हैं, वो फिर आप अवेल नहीं कर पाएंगे और आपका कैश फ्लो कम होगा। जो बेहतर लगता है ये तो इसने स्ट्रेट आपको लिखने के लिए दिया था, ये आपने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। होप आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।